और स्क्रीन में मुझे ब्लैंकेट के साथ आना है। देखिए, केंद्रीय सरकार की नियम बनाने की शक्ति। अब देखिए, कुछ व्यवस्थाएं ऐसी हैं जिन पे कंट्रोल किया जाना थोड़ा ज़रूरी है, और जो प्रशासन के हित में है या हमारे गवर्नमेंट के हित में है, इस तरह की बातें हमें देखने को मिलती हैं। तो इन व्यवस्थाओं के ऊपर थोड़ी तगड़ी व्यवस्था करने की ज़रूरत है। जैसे मान लीजिए एक आदमी है, जैसे मेरे पास ही मान लीजिए मेरे पास बहुत पैसा है। अब मैंने अमेरिका में जाके घर बनवाया, अमेरिका में जाके अपने बच्चों की पढ़ाई करवाई, अमेरिका में बच्चे सेटल कर दिए, मैं यहाँ पे इंडिया में हूँ। अब मेरे पास एक कार है, फरारी कार है मान लीजिए। अब फरारी कार हम अपने बच्चे को देना चाहते, बच्चा अमेरिका ले जाना चाहता है, तो इंडिया में रजिस्टर्ड कार अमेरिका ले जाया जा सकता है, या अमेरिका से कोई कार इंडिया लाना चाहते तो ला सकते हैं क्या? ऐसी कुछ व्यवस्थाएं हैं जो केंद्र सरकार के अधीन कर दी गई हैं कि केंद्र सरकार यहाँ पे विशेष तरह के नियम बनाएगी या व्यवस्थाएं करेगी, परमिट करेगी। तो आप ऐसा कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। किसी देश का राष्ट्रपति आता है, उसके साथ काफ़ी काफिला आता, गाड़ियों का, हथियारों का काफिला आता है, तो उन सब काफिलों को यहाँ पे मान्यता दी जाती है, हमारे इंडिया में मान्यता प्रदान की जाती है। ये आप थोड़ा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। केंद्रीय राजपथ में अधिसूचना द्वारा निम्नलिखित सभी प्रयोजनों या उनमें से किसी प्रयोजन के लिए किसी के लिए नियम बना सकेगी कौन? केंद्र सरकार। इनको बस थोड़ा आप ध्यान दीजिएगा, इसको पूरी धारा को पढ़ना पड़ेगा, इम्पोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं तो गलत नहीं होना चाहिए। ऐसे व्यक्तियों को जो भारत में अस्थायी रूप से भारत के बाहर किसी स्थान को मोटरयान ले जा रहे हैं, मान लीजिए अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, मान लीजिए इंडिया के राष्ट्रपति हैं, या प्रधानमंत्री को मान लीजिए, राष्ट्रपति तो नहीं जाएंगे वाहन लेके, प्रधानमंत्री हैं, प्रधानमंत्री जा रहे हैं कहीं पे, मान लीजिए पाकिस्तान जाना है, तो पाकिस्तान पहली बात तो जाना ही मुसीबत है, और जा रहे हैं तो वहाँ के वाहनों में बैठने वाला तो कोई है नहीं है, तो अपने निजी वाहन ले जाएंगे, निजी सिक्योरिटी ले जाएंगे, ब्लैक कमांडो ले जाएंगे, जो बिल्कुल पूरी तरह से 2400 घंटे निगरानी रहे। तो ऐसे व्यक्तियों को जो भारत से अस्थायी रूप से भारत के बाहर किसी स्थान को मोटरयान ले जा रहे हैं, या जो भारत से अस्थायी रूप से भारत के बाहर किसी स्थान को जा रहे हैं, और जिनकी इच्छा भारत से अपनी अनुपस्थिति के दौरान मोटरयान चलाने की है, यात्रा पासों, प्रमाण पत्रों, प्राधिकार पत्रों का दिया जाना और उनका अधिप्रमाणीकरण, पासेस, सर्टिफिकेट्स और एथोराइजेशंस, 3 तरीके से यहाँ पे व्यवस्था की गई है। 3 तरीके से ले जाइए, वाहन ले जाइए, कोई दिक्कत नहीं। आपने अप्लाई कर दिया है पास के लिए, सर्टिफिकेट्स के लिए, या फिर ऑथराइजेशन के लिए, मतलब अधिप्रमाणन के लिए आपने अप्लाई कर दिया है, तो आप ले जाइए और चलाइए, कोई दिक्कत नहीं। आप चला भी सकते हैं, ले जा भी सकते हैं, दोनों व्यवस्थाएं यहाँ पे की जा सकती हैं। मतलब चलाइए आप और ले जाइए, दोनों व्यवस्थाएं की जा सकती हैं। अब बी क्लॉज है थोड़ी अलग, कब्जा रखने के बारे में बात की कर रही है कि बेशर्तें जिन बेहद करना जिनके अधीन भारत के बाहर से भारत में ऐसे व्यक्तियों द्वारा जिनका भारत में अस्थायी रूप से ठहरने का इरादा है, अस्थायी रूप से लाए गए मोटरयान भारत में कब्जे में रखे जा सकेंगे, उनका उपयोग किया जा सकेगा। अस्थायी रूप से कब्जे में रखे जा सकेंगे, उपयोग किया जा सकेगा, ऐसे यानों के बारे में बताती है। भारत के बाहर से भारत में। आप एनआरआई हैं, या मान लीजिए आप अमेरिका के हैं, बिल गेट्स आ रहे हैं, मान लीजिए बिल गेट्स आ रहे हैं, माइक्रोसॉफ्ट के हेड आ रहे हैं। अब वो कुछ अपने साथ कुछ कारें लेके आते हैं, एयरक्राफ्ट से आते हैं, अपने साथ कुछ कारें लेके आते हैं, तो उन्हें ये परमिट दिया जाएगा कि भाई अपनी कारें ला सकते हो, आप कब्जे में रख सकते हो। तो ये कब्जे में रखने अस्थायी तौर से आ रहे हैं ठहरने के लिए, तो अस्थायी तौर से इनको व्यवस्था दी जा सकती है। हम इंडिया से बाहर जाएंगे तो प्राधिकार लेके जाएंगे, और इंडिया से बाहर का व्यक्ति आएगा तो हमारे एम्बेसी से संपर्क करेगा, एम्बेसी सारी व्यवस्थाएं बनाएगा, विदेश मंत्रालय जिसको बोलते हैं, विदेश मंत्रालय सारी व्यवस्थाएं बनाएगा, और वैसे यहाँ पे वो करेगा, फुलफिल करेगा, तो कब्जा करने देगा, उपयोग करने देगा ऐसे वाहनों को। तीसरा क्लॉज है
बेशर्तें बेहद करना जिनके अधीन भारत में अस्थायी रूप से ठहरने के लिए भारत के बाहर के किसी स्थान से भारत में प्रवेश करने वाले व्यक्ति भारत में मोटरयान चला सकेंगे। देखो यहाँ पे कब्जा उपयोग करने की बात यहाँ पे की गई बी क्लॉज में, और सी क्लॉज में है इनके चालन करने की व्यवस्था। जैसे आप भारत से बाहर के आए हैं, अपना वाहन लेके आए हैं, तो आपको वाहन चलाने की अनुमति दी जाएगी। कहाँ पे दी जाएगी? यहाँ पे सी क्लॉज के अंतर्गत अनुमति है कि आप चला भी सकते हैं। अब खाली लाएंगे प्रदर्शनी के तो लोग लाएंगे नहीं, हम लोग चलाने के लिए लाएंगे, तो चला सकते हैं आप। सब क्लॉज 2, उन मोटरयानों की सेवाओं को सुगम और विनियमित करने के प्रयोजन के लिए जो भारत में किसी अन्य देश के बीच किसी पारस्परिक ठहराव के अधीन चल रही हैं, जो यात्री या माल दोनों भाड़े या पारिश्रमिक पर सड़क पर द्वारा वहन करते हैं, केंद्रीय सरकार निम्नलिखित सभी बातों या उनमें से किसी के लिए राजपथ में अधिसूचना द्वारा नियम बना सके। अब देखिए, अब अपन ने देखा भारत और विदेशों के मध्य कुछ यान चल रहे हैं, खासतौर से बसें। जैसे देखिए अटल जी थे, तो अटल जी के समय पाकिस्तान के बीच बसें चली, बांग्लादेश के बीच बसें चली। अब भूटान के बीच मान लो, नेपाल के बीच मान लो, यही देश अपनी सीमाओं से भूबद्ध हैं। चाइना के बीच चलती कि नहीं है मुझे पता नहीं है। अब यहाँ पे जो बसें चल रही हैं, तो बसों के बीच जो पारस्परिक ठहराव हुआ है, एग्रीमेंट हुआ है दोनों देशों के अकॉर्डिंग, तो उस अकॉर्डिंग के अनुसार ये चलाई जा सकेंगी। उनके लिए यहाँ पे नियम बनाए जा सकेंगे। कौन बनाएगा? केंद्र सरकार बनाएगा। क्या नियम होगा? ये यहाँ पे 7-8 नियम है, थोड़ा थोड़ा पढ़ लेते हैं। मेन मुद्दे अपन ने शुरू में क्लॉज 1 में देख लिए हैं तीनों। पहला पॉइंट है बेशर्तें जिनके अधीन बे मोटरयान जो ऐसी सेवाएं कर रहे हैं भारत के बाहर से भारत में लाए जा सकेंगे, भारत में कब्जे में रखे जा सकेंगे, उनका उपयोग किया जा सकेगा। लाने के लिए पाकिस्तान से कोई बस आ रही है, इंडिया के बीच समझौता हुआ है, पारस्परिक ठहराव हुआ है, तो पाकिस्तान से कोई बस ला सकते हैं, अपन कब्जे में रख सकते हैं, इंडिया में उपयोग कर सकते हैं। मतलब इधर से चलाइए पाकिस्तान, पाकिस्तान से है इस्लामाबाद से दिल्ली के लिए बस। बेशर्तें जिनके अधीन मोटरयान भारत के किसी स्थान से भारत के बाहर किसी स्थान को ले जाए जा सकेंगे। अब भारत के बाहर ले जाना है मोटरयान, तो इसके लिए भी यहाँ पे केंद्र सरकार नियम बनाएगी। तो ये तो आप समझते ही हैं। देखो केंद्र सरकार के अंदर विदेशी मंत्रालय है, तो वो स्टेट का कोई रोल ही नहीं है यहाँ पे। केंद्र सरकार अपनी डिप्लोमेटिक पॉलिसी देखेगा, डिप्लोमेटिक पॉलिसी क्या कहती है उस देश के साथ में, उसके आधार पर इनके मंत्रिमंडल के आधार पर ठहराव होते हैं, पारस्परिक करार होते हैं। ठहराव मतलब एग्रीमेंट होते हैं, और एग्रीमेंट के आधार पर वाहन एक दूसरे से दूसरे देश की सीमाओं में दौड़ाए जाते हैं। ये हम लोगों को पता है। आगे चलते हैं। सी क्लॉज बोलती है बेशर्तें जिनके अधीन ऐसे मोटरयानों के ड्राइवरों कंडक्टरों के रूप में नियोजित व्यक्ति भारत आ सकेंगे या भारत से जा सकेंगे। भारत आ सकेंगे या भारत से जा सकेंगे, दोनों चीज़ें यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा। डी, ऐसे मोटरयानों के ड्राइवरों और कंडक्टरों के रूप में नियोजित व्यक्तियों को यात्रा पासों, प्रमाण पत्रों, प्राधिकार पत्रों का दिया जाना और उनका अधिप्रमाणीकरण, प्रमाण पत्र आदि दिया जाना और अधिप्रमाणीकरण, पासेस आदि। ऐसे मोटरयानों पर प्रदर्शित की जाने वाली रजिस्ट्री चिन्हों से भिन्न विशिष्टियाँ और रीति जिससे विशिष्टियाँ प्रदर्शित की जानी। अब देखिए यहाँ पे स्पेसिफाई चीज़ें, जैसे मान लीजिए भारत पाकिस्तान के मैप टाइप की यहाँ पे स्लोगन टाइप के लगाए जाएंगे उस बस पे जो चलेगी इन दो देशों के बीच, भारत बांग्लादेश के बीच चले, तो कैसे ऐसा निक पॉइंट ऐसे कुछ चिपकाए जाएंगे जो दोनों देशों को इंगित करती हो या स्पेसिफाई एग्रीमेंट को प्रदर्शित करती हो। कुछ ना कुछ यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन मार्क होगा। ऐसे मोटरयानों के साथ ट्रेलरों का उपयोग। अब भैया आप ट्रेलर लगाना चाहते हैं तो ट्रेलर का उपयोग भी कर सकते हैं। क्या कई बार क्या होता है, बड़े बड़े वाहन सप्लाई करना चाहते पाकिस्तान को या पाकिस्तान से मंगाना चाहते हैं, तो ट्रेलर तो लगेंगे भाई। यहाँ पे मान लो सवारी के संबंध में तो हो रहा है, ट्रेलर की व्यवस्था और ये दे रहे हैं। ऐसे मोटरयानों या उनके ड्राइवरों कंडक्टरों को इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों के सब या किन्हीं उपबंधों से छूट। अब ड्राइवर और कंडक्टरों को मोटर व्हीकल एक्ट लागू नहीं होगा, मोटर व्हीकल एक्ट के प्रोविजनों से छूट दी जाएगी। ऐसे मोटरयानों के ड्राइवर कंडक्टरों की पहचान, आइडेंटिफिकेशन देखी जाएगी। इन्हें तो आई कार्ड लगा के ही जाना पड़ेगा। मैं आपको बता दूं, बिना आई कार्ड के नहीं चलेंगे ये लोग,
और पहचान सुनिश्चित की जाएगी। पहले से सारा डाटा रखा जाएगा आने वाले का और जाने वाले का। खोए या विरूपित यात्रा पासों, प्रमाण पत्रों या अधिकार पत्रों, परमिटों, अनुज्ञप्तियों या किन्हीं अन्य वैध दस्तावेजों का प्रतिस्थापन या उतनी फीस देने पर किया जाना जितनी वैध की जाए। अब प्रमाण पत्र, लाइसेंस वगैरह अगर ऐसी कोई रिक्वायर है तो वो भी ग्रांट किए जाएंगे फीस देने पर। सीमा शुल्क पुलिस स्वास्थ्य से संबंधित सड़क परिवहन सेवाओं को सुगम करने की दृष्टि से उन्हें ऐसी विधियों के उपबंधों से छूट। इनको देखना, पुलिस द्वारा कोई शुल्क नहीं लगाया जाएगा, सीमा शुल्क भी नहीं लगाया जाएगा। इन्हें कैसे एग्रीमेंट के अधीन है। एग्रीमेंट हमारी उनके देश में बस चलेगी, उनकी हमारे देश में बस चलेगी, तो एक एग्रीमेंट के अधीन है तो सीमा शुल्क से बाहर रखा जाएगा। हेल्थ और पुलिस के संबंध में भी कोई चार्ज नहीं लगाए जाएंगे यहाँ पे कि पुलिस वाले रोक देंगे, कागज दिखाओ, ये वो बोला नहीं। इन्हें तो सिक्योरिटी में रखा जाता है। हर बस स्टॉप पे आर्मी लगी रहेगी, जहाँ से सवारियाँ चढ़ेंगी उतरेंगी। 2-2 3-3 बार चेकिंग करेंगे ये लोग, वीडियो कैमरे से, मेटल डिटेक्टिव से। मैं ज़्यादा दूर की बात नहीं करता हूँ। एक मथुरा और अलीगढ़ के बीच में एक विश्वविद्यालय है, मंगलायतन विश्वविद्यालय। मेरे एक बड़े सीनियर हैं डॉक्टर आशीष शर्मा, वहाँ पे लाइब्रेरियन थे। अब तो आप गुरुकुल कांगड़ी में हैं। तो मैं उनसे मिलने गया था, एग्ज़ाम हो गया तो मैंने सोचा 10-15 दिन अपन घूम के आते हैं। काफ़ी दिन से बुला भी रहे थे तो हमने कहा चलो हो के आते हैं। 10-15 दिन में वहाँ पे रहा। अब लाइब्रेरियन के तो बड़े जलवे होते हैं, किसी भी यूनिवर्सिटी में हो। इतनी मिठाई आती थी भैया कि यहाँ जितने पब्लिशर आते थे सब पब्लिशर मिठाइयाँ दे जाते थे। और खाने वाला कौन था? मैं ही था, या वो सब सर्वेंट थे जो काम करते थे। भैया थोड़ा बहुत खाएं तो खाएं नहीं। मेरी तो पार्टियाँ बहुत हुई कई पब्लिशरों ने। मैं अलीगढ़ गया उनके साथ में, पब्लिशरों के साथ में, तो उन्होंने अच्छे रेस्टोरेंटों में खाना खिलवाया हमें कि उनके छोटे भाई हैं सर, आप खाना खा के जाइएगा। जब रुके ही रहे, मैं वहाँ पे गया, मान लीजिए कंसल्ट करने के लिए गया। कुछ एक आयुर्वेदिक डॉक्टर थे, थोड़ा स्वास्थ्य गड़बड़ था तो उनसे कंसल्ट करने के लिए गया उनके साथ, उनके व्हीकल से। तो वो लोग कंसल्ट उन लोगों ने कराया, साथ में गए। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि नहीं डिनर करके जाना है। अब डिनर करके गाड़ी से छुड़वाते थे वो, रात में बस से भी नहीं आओ, उसी गाड़ी से वो छुड़वाते थे। ठीक है, 25-30 किलोमीटर, 40 जितना किलोमीटर भी हो। तो इस तरह की व्यवस्थाएं वहाँ पे देखने को मिली हैं। तो ये सब देखेंगे अपन तो सीमा शुल्क, पुलिस, स्वास्थ्य। अब पुलिस वाले रोक लेते वाहनों को, ये नहीं रहेगी व्यवस्था। जब अंतरदेशीय वाहन चल रहे हैं तो पुलिस द्वारा कोई रोक टोक नहीं की जाएगी। कोई अन्य बातें जो बेहद की जाए। अलीगढ़ और मथुरा के बीच में मंगलायतन विश्वविद्यालय है। तो जो हम लोग एंट्री करते थे यहाँ से, तो अलीगढ़ में एंट्री होने के पहले उसकी वीडियोग्राफी की जाती थी, पूरे सामान की चेक की जाती थी। डॉग वगैरह रहते थे, डॉग आते थे, पूरे बस में घुमाया जाता था कि कोई आपत्तिजनक स्थिति ना हो। ऐसे इन गाड़ियों में होता है। जो अंतर्देशीय गाड़ियाँ चलती हैं, मान लीजिए भारत बांग्लादेश, भारत नेपाल, भारत भूटान के बीच चल रही हैं, तो उनके बीच भी ऐसी व्यवस्थाएं हैं कि लोकल पुलिस यहाँ पे डिस्टर्ब नहीं करती, आर्मी के सबॉर्डिनेट रहती हैं सब। और थोड़ी बहुत चेकिंग वगैरह चलती है अपने स्तर पर, जैसे सुरक्षा बनाई रखी जा सके, कोई गतिविधि ना हो पाए यहाँ पे। ये सब चीज़ों को देखते हुए यहाँ पर व्यवस्था की जाती है। तो भैया कोई भी विदेशी इंडिया में वाहन ला सकता है, चला सकता है। उसको पारस्परिक ठहराव के आधार पर अनुमति दी जा सकती है। कोई भी इंडियन विदेश में वाहन ले जा सकता है, चाहे स्थायी ले जाना हो चाहे अस्थायी ले जाना हो, कैसे भी दोनों तरफ से ले जाए जा सकते हैं, वाहन चलाए जा सकते हैं, कुछ विशेष पास और परमिटों के आधार पर। इसकी सब क्लॉज 3 बोलती है। हम पढ़ रहे हैं 139 मोटर व्हीकल एक्ट की धारा सब क्लॉज 3। इस धारा के अधीन बनाया गया कोई नियम ऐसे प्रवर्तित ना होगा, जैसे कोई भी नियम बनाएगा ऐसे प्रवर्तित ना होगा, इस तरह इन्फोर्स नहीं होगा। कैसे नहीं होगा? कि उससे किसी व्यक्ति को किसी राज्य में कोई ऐसा कर देने से उन्मुक्ति मिल जाए जो उस राज्य में मोटर यानों या उनके उपभोक्ताओं से उद्घीत किया जाता है। अब देखिए, जो सवारियों पर कर लगता है, रोड टैक्स लगता है, सवारियों पर टैक्स लगा दिया जाता है टिकट के साथ में, या अन्य टैक्स जो लगते हैं,
मोटरयानों या उनके उपभोक्ताओं से उद्घीत किया जाता है, जो मोटरयान का स्वामी है उससे कुछ टैक्स लगाया जाता, तो ये टैक्स वसूले जा सकेंगे। कहने का तात्पर्य इनको प्रभावित नहीं करेगी कोई भी बात। तो अंतर्देशीय बसें चलेंगी तो मोस्टली ये सब कहने को होता है जब एक विदेशी ठहराव हो गया है। मान लीजिए कोई बहुत बड़ी सेलिब्रिटी आ रही, माइकल जैक्सन आया था, मान लो मुंबई आया था, अब मुंबई में वो जिस होटल में रुके उस होटल का नाम ही रोशन हो गया, जो टॉवल उन्होंने यूज की वो करोड़ों में टॉवल बिक गई। मतलब इतना ज़्यादा बड़ा सेलिब्रिटी था वो, और डांस की दुनिया का बेताज था, मतलब मान लीजिए वो। अब ऐसे लोगों से अपन जैसे कोई आएंगे तो एक इनके मैनेजर होते हैं, वो पूरा इवेंट मैनेज करते हैं, पूरा डिस्कस करते हैं, जो खर्चे पानी आते हैं वो सब व्यवस्थाएं वो करते हैं। तो ऐसे यहाँ पे है, थोड़ा अपन को ये चीज़ ध्यान देना है कि यहाँ पे जो पैसेंजर हैं या जो मालिक है गाड़ी का, जो इस तरह की गाड़ी चलाई जाएंगी, अंतर्देशीय गाड़ी चलाई जाएंगी, ले जाई जाएंगी, तो उनके संबंध में जो भी राज्य की लायबिलिटी होगी कि आप एक राज्य व्यक्ति पैसेंजर से या ओनर से गाड़ी से मांग सकते हैं, वो सारी आपको फुलफिल करनी पड़ेगी, मतलब देनी पड़ेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, सब क्लॉज 4 में आ जाते हैं। इस अधिनियम की या इसके अधीन राज्य सरकार द्वारा बनाए गए नियम की कोई बात जो मोटरयानों के रजिस्ट्रीकरण की और उनकी पहचान से संबंधित है, यह मोटरयानों के विनिर्माण, अनुरक्षण और उपस्कर की आवश्यकताओं से संबंधित है, और मोटरयानों के ड्राइवरों, कंडक्टरों के अनुज्ञापन, अर्हताओं से संबंधित है, निम्नलिखित को लागू नहीं होगी। अब देखिए यहाँ पे पहचान, रजिस्ट्रीकरण, पहचान, अब हम लोग ये जानते ही हैं राज्य सरकार द्वारा बनाए गए किसी नियम। अब केंद्र सरकार डील कर रहा है तो राज्य सरकार, वो अंतर्राष्ट्रीय मैटर है तो राज्य सरकार तो वैसे भी इंटरफेयर नहीं करेगा इसमें। करेगा क्या? नहीं करेगा। तो वही बात इन्होंने कह दी है कि ना तो रजिस्ट्रीकरण की ज़रूरत है राज्य सरकार के अधीन, ना विनिर्माण उपस्कर की आवश्यकताओं से संबंधित है। मान लीजिए आपने खुद ही गाड़ी बनाई है, आप ऐसी गाड़ी ले आए हैं, तो यहाँ पे किसी टेस्टिंग एजेंसी द्वारा अप्रूव कराने की ज़रूरत नहीं है ऐसी गाड़ी को। क्षणिक समय के लिए आप लेके आए हैं इंडिया, चलाइए गाड़ी। क्या मालूम कौन कौन सी वैरायटी की गाड़ियाँ आ रही हैं। हमारे यहाँ एक निश्चित वैरायटी की गाड़ियाँ बिकती हैं, तो जैसे ऑडी कार है, तो ऑडी कार अगर हम बात करें इंदौर में कितने लोगों के पास में ऑडी कार होगा। एक शोरूम भी बना हुआ है ऑडी का, विजयनगर में है, मंगल सिटी में शोरूम ऑडी कार का। कितने लोगों के पास गाड़ी होगी? 24 लाख आबादी है इंदौर की, कल हम लोगों ने पढ़ा था। 24 लाख में से क्या 1 लाखों के पास होगी? नहीं होगी। गिने चुने 10-5 हज़ार लोगों के पास हो सकती है, 10-5 हज़ार गिने चुने, बहुत पैसे वाले हैं। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि जैसे विदेशी गाड़ियाँ आती हैं, विदेश में गाड़ी ले जा रहे हैं आप, ठीक है, तो यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट का रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता नहीं है, इसकी कोई मान्यता ही नहीं है। ना विनिर्माण एजेंसियों की, टेस्टिंग एजेंसियों का अप्रूवल लेटर चाहिए आपको, ना कंडक्टर ड्राइवरों की अहताओं से संबंध में कोई नियम लागू नहीं होना है स्टेट गवर्नमेंट की। कैसे सेंट्रल डील कर रही तो सेंट्रल गवर्नमेंट ही अगर कोई नियम बनाएगी तो इनके संबंध में नियम होंगे, स्टेट गवर्नमेंट कोई नियम नहीं थोपेगी। अर्थात ऐसा कोई मोटरयान जिसे, या किसी मोटरयान का ऐसा ड्राइवर जिसे उपधारा 1 के खंड बी सी के अधीन, बी कहता है विदेश में कब्जा उपयोग और सी कहता है विदेशी द्वारा चलाना यान का, उपधारा 2 के अधीन बनाए गए नियम लागू हैं। पारस्परिक ठहराव से दो देशों के बीच नियम यान चलाने के हेतु, या किसी मोटरयान का कंडक्टर जिसे उपधारा 2 के अधीन बनाए गए नियम लागू हैं, तो ये भी मोटरयान के कंडक्टर पर भी लागू होता है। पारस्परिक ठहराव के अधीन दो देशों के बीच नियम। तो यहाँ पे ये 3 कंडीशन अपन ने देखी है, 4 कंडीशन। इन 4 कंडीशन में इंडिया से विदेश या विदेश से इंडिया कोई विशेष वाहन आ रहे हैं तो वो लाए जा सकते हैं, चलाए जा सकते हैं, बशर्ते उन दोनों देशों के बीच में या व्यक्ति और इंडिया के बीच में क्या होना चाहिए? पारस्परिक ठहराव होना चाहिए। पारस्परिक ठहराव, कुछ शर्तें होंगी, इन शर्तों का आपको पालन करना पड़ेगा, आप लाइए वाहन चलाइए, ये अनुमति यहाँ 139 में दी जाती है। अब देखिए एक चैप्टर बहुत बढ़िया था, त्रुटि रहित सिद्धांत को ये बताता था। त्रुटि रहित प्रतिकर का सिद्धांत ये माना जाता था कि हमेशा छोटी गाड़ी वाला अगर बड़ी गाड़ी में एक्सीडेंट कर देता तो हमेशा एक्सीडेंट बड़ी गाड़ी की गलती मानी जाती थी। ये आज भी नियम अपना चलता है। 140 से 144 तक की धाराएं थी जो मोटर व्हीकल अमेंडमेंट एक्ट 2019 द्वारा की धारा 50 द्वारा ओमिटेड कर दी गई। इनको शून्य घोषित कर दिया है, निरसित कर दिया है। ये आप थोड़ा यहाँ पर समझ लीजिएगा, इनको निरसित कर दिया गया है।
इस चैप्टर को अपन को बिल्कुल नहीं पढ़ना है। कैसे 2019 में अमेंड हो गया है, रिपील हो गया है, तो पढ़ने की कतई आवश्यकता नहीं है। यहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं आना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, चैप्टर 11 पे बढ़ते हैं। जैसा कि अपन ने शुरू में देखा है, इस अधिनियम में कितने चैप्टर हैं। देखिए, इस अधिनियम में टोटल 14 चैप्टर हैं, जिसमें एक हट गया है। अब 11वें नंबर का चैप्टर है, 217 सेक्शन है। मोटर यानों पर पर व्यक्ति जोखिमों के विरुद्ध बीमा। अब देखिए, ये थर्ड पार्टी जोखिम के लिए बीमा की बात करती है, इंश्योरेंस की। इंश्योरेंस की व्यवस्था 145 से 164D तक में की गई है। इसको थोड़ा आप देखिएगा, सब्स्टिट्यूट किया गया है पूरा चैप्टर 2019 में, इसको पुनः स्थापित किया गया कुछ धाराओं के साथ। कुछ परिभाषाएं हैं जो आपसे पूछी जा सकती हैं। प्राधिकृत बीमाकर्ता क्या कहलाता है, ओटी बन सकता है इसमें से 145 में। यहाँ आप देखेंगे टोटल 9 परिभाषाएं डिफाइन की गई, इनको थोड़ा समझते हैं अपन। प्राधिकृत बीमाकर्ता, ऑथराइज्ड इंश्योरर से ऐसा बीमाकर्ता अभिप्रेत है जो भारत में तत्समय साधारण बीमा कारोबार कर रहा है। साधारण बीमा कारोबार कर रहा है भारत में, और जिसे बीमा विनियामक विकास प्राधिकरण अधिनियम 1999, इरडा बोला जाता है इसको, IRDA, इरडा एक्ट 1999 की धारा 3 के अधीन स्थापित भारतीय बीमा विनियामक विकास प्राधिकरण और साधारण बीमा कारोबार अधिनियम 1972 के अधीन साधारण बीमा कारोबार करने के लिए प्राधिकृत किसी सरकारी बीमा निधि द्वारा रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र मंजूर किया गया है। हमने इंश्योरेंस करवाया अपनी बाइक का, कार का इंश्योरेंस कराया, तो हम जाते हैं एक एजेंट को ढूंढते हैं। अब एजेंट क्या है, इन 2 नियमों द्वारा रेगुलेट होना चाहिए। इरडा द्वारा रेगुलेट होना चाहिए, साधारण बीमा अधिनियम द्वारा रेगुलेट होना चाहिए। रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र इसके पास होना चाहिए, इसको ऑथराइज होना चाहिए। देखते हैं आप लोग बीमा करवाते हैं ऑफलाइन दुकान से जाके, तो वो पैसा ले लेता है 100-150 रुपये ज़्यादा ले लेता है इंश्योरेंस पॉलिसी के अकॉर्डिंग, या रेट पे ही कर देता है जितने का उसको व्यवस्था है। उसमें अपनी सील लगा देता है, अपन को एक प्रिंटेड दे देता है, अच्छी सॉफ्ट कॉपी में बढ़िया कलर्ड प्रिंटिंग दे देता है वो इंश्योरेंस का, 2-3 पेज का लिफाफे में रख के। ये क्या है, प्राधिकृत बीमा करता है जो ऑलरेडी पहले से रजिस्टर्ड है, या रजिस्ट्रेशन नंबर इसको दिया गया है, सर्टिफाइड किया गया है। बीमा प्रमाण पत्र बी। अब सर्टिफिकेट ऑफ इंश्योरेंस क्या होता है? धारा 147 के अनुसरण में किसी प्राधिकृत बीमाकर्ता द्वारा जारी कोई प्रमाण पत्र अभिप्रेत है, और इसके अंतर्गत ऐसी अपेक्षाओं का जो वहद की जाए अनुपालन करने वाला कवर नोट भी है। और जहां किसी पॉलिसी के संबंध में एक से अधिक प्रमाण पत्र जारी किए गए हैं, या जहां किसी प्रमाण पत्र की प्रति जारी की गई है, वहां यथास्थिति ऐसे सभी प्रमाण पत्र या वह प्रति भी है। अभी चीज़ें थोड़ा आप ध्यान दीजिएगा। कवर नोट, जिसका अपन कवर नोट बोलते हैं, तो बीमा प्रमाण पत्र क्या होता है? अब कोई सर्टिफिकेट आपको इशू कर दिया जाएगा बीमा करवाने के बाद, तो ऐसे सभी सर्टिफिकेट क्या प्रमाण पत्र ही माने जाते हैं, कवर नोट के नाम से इनको जाना जाता है। 2 चीज़ें यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। 147 के अनुसार में मतलब इंश्योरेंस प्रमाण पत्र कहाँ दिया जाता है? 147 में दिया जाता है, ये आपको पहली चीज़ ध्यान रखना है। प्राधिकृत बीमाकर्ता द्वारा जारी कोई प्रमाण पत्र, हमने गाड़ी का बीमा करवाया, और बीमा करता प्राधिकारी ने क्या किया, ऑनलाइन बीमा करके एक कलर्ड प्रिंट निकाल के एक सर्टिफिकेट दे दिया कि भैया आपका आज मान लीजिए 5 तारीख है, 5 नवंबर से 5 नवंबर तक का इंश्योरेंस हो गया, 1 साल का आपका। और इसके अंतर्गत ऐसी अपेक्षाओं का जो वहद की जाए अनुपालन करने वाला कवर नोट भी है। देखिए यहाँ पे प्रमाण पत्र वाली बात हो गई नंबर 1, दूसरा कवर नोट हो गया है। अपेक्षाओं का जो वहद की जाए अनुपालन करने वाला कवर नोट। अब कवर नोट क्या होता है? मेरे ख्याल से कवर नोट एक हिसाब से स्क्रिप्ट टाइप की होती है, जिसमें लिखा रहता है और सर्टिफाइड स्क्रिप्ट होती है, तो वो मूल प्रमाण पत्र नहीं होता है। उस प्रमाण पत्र का एक रिसीप्ट टाइप की बोल सकते हैं, पर रिसीप्ट भी यहाँ पे मानी जाएगी। और जहाँ किसी पॉलिसी के संबंध में एक से अधिक प्रमाण पत्र जारी किए गए हैं, या जहाँ किसी प्रमाण पत्र की प्रति जारी की गई, वहाँ ऐसी प्रमाण पत्र या वह प्रति भी है। अब प्रमाण पत्र मान लीजिए तो 3 ऑनर हैं, तो हमने 3 कलर्ड प्रिंट दिए, 3। जैसे आपने इंश्योरेंस किया है और इतने रुपए का किया है, वो सब लिख के देते हैं डिटेल
प्राप्त इंश्योरेंस हाँ, देते समय ऑन हैंड राइटिंग मतलब ये कहने का है, टाइप करके वो प्रिंट करके देते हैं, तो वो कवर नोट हो गया। उससे क्या आइडेंटिफिकेशन होती है कि इतने नंबर की पॉलिसी है, इतने से इतने समय तक का हुआ, इतने अमाउंट हुआ, ये कवर नोट हो गया। वो रिसीव ही तो है एक हिसाब की, रिसीव ही बोलेंगे अपन एक हिसाब की। तो ये देखिएगा, प्रमाण पत्र, कवर नोट और सभी एक से ज़्यादा प्रतियों में प्रमाण पत्र हैं, सभी प्रमाण पत्र यहाँ पे क्या माने जाएंगे, बीमा प्रमाण पत्र माने जाएंगे। अब तो ज़रूरी नहीं है, डिजी लॉक पे अपन रजिस्ट्रेशन डाउनलोड करते तो बीमा ऑलरेडी उसमें इंक्लूड होके आ जाता है, आपका अपडेट हो जाता है। अगर इंश्योरेंस कराए हैं इससे पहले, आप अपलोड किए हैं डिजी लॉक एम परिवहन पे सर्टिफिकेट, तो उसको डिलीट कर दें, फिर दोबारा इंश्योरेंस कराने के बाद दोबारा फिर से अपलोड करें, तो क्या होगा, इंश्योरेंस पॉलिसी उसमें इंक्लूड होके आ जाएगी, पीयूसी कार्ड इंक्लूड होके आ जाएगा। तो अब आपको अलग से 2 ही सर्टिफिकेट शो करना है डिजी लॉक पर, तो 2 में ही सारी चीज़ें आ जाएंगी, अलग से कुछ शो करने की ज़रूरत नहीं कि आप फ़ोटो खींच के रखें मोबाइल में, कुछ नहीं करना, सारी चीज़ें उसमें आ जाती हैं रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट में। अगला है घोरोपैथी 2C 145C में घोरोपैथी। अब वही आईपीसी की धारा 320 में 8 प्रकार की किस्में हैं, वही घोरोपैथी है यहाँ पे। 2D में हिट एंड रन मोटर दुर्घटना, इस पर IMP लगा दीजिएगा। हिट एंड रन से ऐसी कोई दुर्घटना हुई पीड़ित है जो ऐसे किसी मोटर यान या मोटर यानों के उपयोग से कारित हुई है जिनकी पहचान इस प्रयोजन हेतु युक्त प्रयास करने के बावजूद भी अभी निश्चित नहीं की जा सकती। अब देखिए, हिट एंड रन में क्या होता है, ये गतिविधि देखने को बहुत मिलती हैं। एक गाड़ी वाले ने ठोका किसी को, और ठोकने के बाद वो रुका नहीं, वहाँ से भाग गया, पता ही नहीं चल पा रहा है किसने मारा है, गाड़ी वाले ने किसने टक्कर मार के भागा है, अभी निश्चित नहीं की जा सकती पहचान। अब जिसको सड़क पे मान लीजिए एक बाइक से जा रहा है, कोई कार वाला ठोक के चला जाए, अब ये कैसे डिसाइड होगा, वो तो पीड़ित हो गया है, विक्टिम हो गया व्यक्ति, घायल हो गया है, डला हुआ है, कार वाले ने रोका नहीं कि हम रोकेंगे झंझट में फंसेंगे, चला गया, ये बहुत ज़्यादा होता है। इन्हें चाहिए कि कुछ बड़े टाउन आते हैं, वहाँ पे CCTV कैमरे लगाए जाएं जिससे कैचअप किया जा सके। थोड़ी मोटर व्हीकल वालों को थोड़ी व्यवस्थाएं सख्त करना बहुत ज़रूरी है इन चीज़ों को रोकने के लिए। नेक व्यक्ति का सही कॉन्सेप्ट तभी हो पाएगा जब थोड़ा भय आएगा इंसानों में, भय आएगा और उन्हें ये लगेगा कि हमें प्रोटेक्ट करने की व्यवस्थाएं की गई हैं, देखो इतनी सारी व्यवस्थाएं, तो कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज आपको शो करने पड़ेंगे गवर्नमेंट को, तभी नेक व्यक्ति वाला कॉन्सेप्ट हो पाएगा कि हम आम लोग भी किसी की जान बचाने के लिए उतर आएंगे मार्केट में। हिट एंड रन दुर्घटना, पहचान सुनिश्चित नहीं की जा सकती वाहन की, ये हिट एंड रन है जो एक्सीडेंट करके गया है। 2E बीमा बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण, इसको इरडा बोला जाता है, IRDA बोला जाता है, अथॉरिटी है। से बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम 1999 की धारा 3 के अधीन स्थापित बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण। अब जो ट्राइब्यूनल बनाया गया है, देखिए जब हमारे पास में इंश्योरेंस कराते हैं, अब इंश्योरेंस के दौरान अगर मान लीजिए कोई एक्सीडेंट हो जाता है, गाड़ी से वसूल करना है, तो हमें एक ट्राइब्यूनल की मदद लेनी पड़ती, तो वो ट्राइब्यूनल यही है, बीमा विनियामक विकास प्राधिकरण, इरडा। बीमा पॉलिसी ऐप में है, बीमा प्रमाण पत्र भी आता है बीमा पॉलिसी के अंतर्गत, ये ध्यान दीजिएगा। 2G 145G में है संपत्ति के अंतर्गत देखेंगे आप सड़कें आते। अब रोड पे, अब परिवहन के संबंध में संपत्ति अपन क्या जाने, तो अपन खुद ही दिमाग लगाइए, सड़क आती होंगी संपत्ति में इनकी, पुलियाँ बना रखे हैं वो आती होंगी, पुल आते होंगे, सेतुक आते होंगे। अब सेतुक क्या बोलते हैं यहाँ पे, थोड़ा आप ध्यान दीजिए, रोड, ब्रिज, कलवर्ट, कॉजवेज, स्तंभ, पेड़, मील के पत्थर, किसी मोटर यान में वहन किए जाने वाले यात्रियों का सामान तथा माल, ये सारी चीज़ें संपत्ति, हमारा कॉमन सेंस जो बोलता है वही चीज़ें लिखी हैं, कोई एक्स्ट्रा नहीं। 2H में व्यतिकारी देश। अब व्यतिकारी देश का कॉन्सेप्ट अपन होता है 171A से लेके I तक की धाराएं जो दी गई हैं IPC में, वहाँ पे व्यतिकारी देश का कॉन्सेप्ट अपन पढ़े हैं। व्यतिकारी देश क्या होते हैं, ठहराव वाले देश होते हैं, दो देशों के बीच बसें चल रही हैं, तो वो दूसरा देश कौन, व्यतिकारी देश कहलाता है हमारे इंडिया के परिप्रेक्ष्य में। से ऐसा कोई देश अभिप्रेत है जो व्यतिकारिता के आधार पर केंद्रीय सरकार किसी परिवहन यान का चालक और कोई अन्य सहकर्मी द्वारा राजपत्र में इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए व्यतिकारी देश के रूप में अधिसूचित किया जाए। जिनके बीच में ऐसी बसें चलती हैं, एग्रीमेंट ठहराव हुए हैं, वो व्यतिकारी देश के तौर पर जाने जाते हैं। यहाँ ये समझिए। 2I 145I, सॉरी 2 बोल देते हैं, 145I
पर पक्षकार थर्ड पार्टी से सरकार आती है, किसी परिवहन यान का चालक आता है, उसका कोई अन्य सहकर्मी आता है। तो सरकार आती है, चालक आता है, सहकर्मी आता है वाहन का, ये थर्ड पार्टी है। मतलब पैसेंजर और स्वामी फर्स्ट पार्टी और सेकंड पार्टी हो गए, और थर्ड पार्टी कौन हो गया? रिकॉग्नाइज देने वाले, चलाने वाले, ये थर्ड पार्टी के अंतर्गत आएंगे। 146 पे आते हैं पर पक्षकार जोखिमों के विरुद्ध बीमा की आवश्यकता। अब ये कह रहे रिक्वायरमेंट है, देखिए 146 में वही बात लिखी है जो सेक्शन 3 में लिखी है कि आपको क्या है, ड्राइवर लाइसेंस की रिक्वायरमेंट रहेगी तभी वाहन चला पाएंगे। अब ये इनका कहना ये है कि आप अगर वाहन चलाना चाहते तो बीमा आपको लेना पड़ेगा, ये रिक्वायरमेंट बताती है कि बिना बीमा के वाहन चलाएंगे तो क्या होगा, चालान हो जाएगा। देखिए, कोई भी व्यक्ति सिवाय किसी यात्री के रूप में तब तक किसी सार्वजनिक स्थान पर किसी मोटरयान का उपयोग नहीं करेगा, किसी अन्य व्यक्ति से उपयोग नहीं करवाएगा, उसे उपयोग करने की अनुमति नहीं देगा जब तक कि यथास्थिति उस व्यक्ति या अन्य व्यक्ति द्वारा यान के उपयोग के संबंध में इस अध्याय की अपेक्षाओं का अनुपालन करने वाली बीमा पॉलिसी प्रवृत्त न हो। जब तक इंश्योरेंस पॉलिसी ना हो, मतलब कहने का तात्पर्य है कि आपकी गाड़ी का जब तक बीमा ना हो आप वाहन नहीं चलाएंगे। सीधी सी बात है, बीमा होना बहुत ज़रूरी है, तभी आप सड़क पर वाहन चलाएंगे। परंतु किसी ऐसे यान की दशा में जो खतरनाक परिसंकटक मालों का वहन कर रहा है या उनका वहन करने के लिए लोक दायित्व बीमा अधिनियम 1991 के अधीन बीमा की पॉलिसी भी होगी। अब देखिए, साधारण बीमा तो करानी पड़ेगी आपको। अब कोई हज़ारदस्त सामान लेके जा रहा है आपका वाहन, मान लीजिए गैस सिलेंडर लेके जा रहा है, कोई एसिड लेके जा रहा है जो विस्फोटक है, कोई अन्य चीज़ बारूद वगैरह लेके जा रहा है, तो अब ऐसे यान के लिए आपको साधारण बीमा तो कराना पड़ेगा, इसके साथ साथ लोक दायित्व बीमा भी कराना पड़ेगा। इसमें क्या होता है, लोक दायित्व में जितने लोग, मान लीजिए एक्सीडेंट हुआ, ब्लास्ट हुआ आपका वाहन, तो जितने लोग उसके साथ चपेट में आएंगे, मारे जाएंगे, तो सरकार कंपनसेट करती है इस लोक दायित्व बीमा के अधीन। एक बड़ा पैकेज मिलता है जहाँ पे सरकार क्या करती है, आपातकालीन निधियों में से पैसा देती है और वो भरपाई करती है, तो इनका बीमा भी आपको कराना पड़ेगा। स्पष्टीकरण, इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए किसी मोटरयान का संदाय प्राप्त करने वाले कर्मचारी के रूप में चालन करने वाले किसी व्यक्ति के जब यान के उपयोग के संबंध में उस उपधारा द्वारा यथापेक्षित कोई पॉलिसी प्रवृत्त नहीं है। बारे में तब तक यह नहीं समझा जाएगा कि उसने उस उपधारा के उल्लंघन में कोई कार्य किया है जब तक कि वह यह न जानता हो या उसके पास यह विश्वास करने का कारण ना हो कि ऐसी कोई पॉलिसी प्रवृत्त है। ये भी आप ध्यान दीजिएगा, पॉलिसी के संबंध में बताया गया है कि पॉलिसी होना चाहिए पहले से, और पॉलिसी नहीं है तो ऐसी कोई उपधारा नहीं दी जाएगी। सप्लॉट 2 उपधारा 1 के उपबंध केंद्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार के स्वामित्व वाले किसी यान और ऐसे किसी यान को लागू नहीं होंगे जिनका उपयोग किसी वाणिज्यिक उद्यम से असंबद्ध प्रयोजनों के लिए किया जा रहा है। अब देखिए, केंद्र सरकार और राज्य सरकार के वाहन हैं तो उनको इंश्योरेंस कराने की यहाँ पे लाइबिलिटी नहीं थोपी गई है कि आपको कराना पड़े, तो ये इंश्योरेंस से बाहर रखे गए हैं। आप देखिए, पुलिस डिपार्टमेंट राज्य सरकार के अंतर्गत आ रहा है। अब पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर मान लीजिए 407 या मिनी बस वगैरह है, तो आपने देखा कभी इंश्योरेंस कोई डॉक्यूमेंट ही चेक नहीं करता उनके, तो इंश्योरेंस तो बात की अलग बात है, तो ये स्ट्रिक्टली लागू नहीं होते। हालांकि अगर स्टेट गवर्नमेंट निर्देश दे तो ये लोग वाहनों के कराए जाते हैं। तो बीमा कंपनियों से एग्रीमेंट है इन लोगों के, तो जो लोग इंश्योरेंस कराते हैं सरकार को भी फ़ायदा होती है, उसमें टैक्स मिलता है, तमाम चीज़ें, और मैंडेटरी कराते हैं, तो ये एक अच्छी आय इनकम है इसके थ्रू। आपको मैं बताऊं, इंश्योरेंस के थ्रू अब देखिए, चाहे अनजाने हम लोग वाहनों के बीमे करवाते रहते हैं। अब जानते थर्ड पार्टी बीमा कराते क्या मिलता, कुछ नहीं मिलता है, फिर भी अपन करा रहे, पैसे खर्च कर रहे, क्यों करा रहे, अपने पास दबाव बना हुआ है कि इंश्योरेंस कराइए, इंश्योरेंस कराइए। तो ये चीज़ें, तमाम चीज़ें हैं। तीसरा, समुचित सरकार आदेश द्वारा निम्नलिखित अधिक प्राधिकरणों में से किसी के स्वामित्व वाले किसी यान को उपधारा 1 के प्रवर्तन से छूट प्रदान कर सकेगी। कुछ प्राधिकरण हैं जिनके वाहनों को छूट दी जाएगी कि आपको इंश्योरेंस कराने की आवश्यकता नहीं। केंद्रीय सरकार, किसी राज्य सरकार, यदि यान का उपयोग किसी वाणिज्यिक उद्यम से संबंधित प्रयोजनों के लिए किया जा रहा है, व्यवसायिक प्रयोजनों के लिए यान का किया जा रहा है, तो ये ऐसे यानों के संबंध में छूट प्रदान कर सकती है। स्थानीय प्राधिकरण, लोकल अथॉरिटी है, ये कौन होता है, जैसे नगर निगम हो गए, नगर पालिका हो गए, इस तरह की अथॉरिटी होती है इनको। राज्य परिवहन प्राधिकरण, स्टेट ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी जो है उसको भी, अगर उसकी वाहन चल रहे हैं तो उसको भी परमिशन दे सकती है, छूट दे सकती है। परंतु ऐसा कोई आदेश किसी ऐसे प्राधिकरण के संबंध में तब तक नहीं
किया जाएगा जब तक कि निधि की स्थापना न की गई हो और उसे इस प्राधिकरण द्वारा उस रीति से जो समुचित सरकार द्वारा व्यक्त की जाए बनाए रखा जा रहा हो। अब देखिए, इन सब को अगर अपन परमिट करते हैं तो ये स्टेट गवर्नमेंट एक निधि बनाएगी, मोटरयान दुर्घटना से पीड़ित व्यक्तियों के लिए निधि बनाएगी। कैसे? सेंट्रल गवर्नमेंट के जो वाहन हैं, अगर उनसे, या स्टेट गवर्नमेंट के वाहन है या किसी लोकल अथॉरिटी के वाहन है, इनसे कोई एक्सीडेंट होता है। अभी मैं कल देख रहा था न्यूज़ में, देखिए कितना अच्छा है, दीपावली का पर्व चल रहा है, अयोध्या का दिखा रहे थे टीवी में, तभी वहाँ पे देख रहे हैं हम कि सतना में एक बस पलट गई जिसमें 5, 6, 7 लोग मारे गए। अब दीपावली के दिन बेचारे लोग बलि चढ़ गए हैं, मर गए हैं। इतनी भाग दौड़ रहती है ज़िंदगी में कि आदमी कहीं ना कहीं दौड़ रहा है। मेरे एक रिलेटिव है, उनका फ़ोन आया था कि भाई वहाँ चलो, अयोध्या चलते हैं अपन दीपावली के दिन नाइट में। हमने कहा ये अभी सही टाइम नहीं है भगवान राम के दर्शन करने का या अयोध्या जाने का, कहीं भी किसी धार्मिक प्लेस पे जाने का अभी सही टाइम नहीं है। एग्ज़ाम है 1 महीने बाद, बिल्कुल टाइम फ्री नहीं है। देखो अपन लोग, देखो अभी क्यों पढ़ रहे हैं, अपने मन में टसन आना चाहिए कि अपन भैया देखो त्यौहार के दिन भी पढ़े जा रहे हैं, बिल्कुल पढ़ ही रहे हैं। क्यों पढ़ रहे हैं? और सुबह जग के पढ़ रहे हैं, ऐसी सर्दी में पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं? हमें बनना है। ये टसन हमारे मन में रहना चाहिए कि हम इतना त्याग क्यों कर रहे हैं। इसीलिए मैं भी यहाँ सर्दी में, देखो ठंडक आ गई है, जुकाम भी है मुझे, फिर भी अपन कंटिन्यू क्लास कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? हमें ये अंदर से लगना चाहिए। देखो सर भी इतनी मेहनत कर रहे हैं तो हमें मेहनत करना है, पढ़ना है, हमें थोड़ी ज़्यादा मेहनत करना है। ये तमाम चीज़ें मन में आना चाहिए, तो हमारी क्या है, स्टेमिना डबल हो जाती है और हम पढ़ने लगते हैं ऑलरेडी। चलिए स्पष्टीकरण पे बात करते हैं। समुचित सरकार से केंद्रीय सरकार और कोई राज्य सरकार विपरीत है। केंद्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार के स्वामित्व वाले किसी निगम कंपनी के संबंध में केंद्रीय सरकार या वह राज्य सरकार। केंद्रीय सरकार और एक या अधिक राज्य सरकारों के स्वामित्व वाले किसी निगम या कंपनी के संबंध में केंद्रीय सरकार। किसी अन्य राज्य परिवहन उपक्रम या किसी अन्य स्थानीय प्राधिकरण के संबंध में ऐसी सरकार विपरीत है जो उस उपक्रम या प्राधिकरण पर नियंत्रण रखती। तो यहाँ पर केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार का कॉम्बिनेशन, जो प्राधिकरण जिसके अधीन होगा तो उसके संबंध में वो सरकार मान ली जाएगी। केंद्र सरकार के अधीन है तो केंद्र सरकार, और राज्य सरकार के अधीन राज्य सरकार। 147 नीतियों की अपेक्षा और दायित्व की सीमाएं। अब देखिए नीतियों की अपेक्षा, अब यहाँ बताया गया है इस अध्याय की अपेक्षाओं का अनुपालन करने के लिए कोई बीमा पॉलिसी ऐसी पॉलिसी होनी चाहिए। अब जो बीमा पॉलिसी के लिए कुछ यहाँ पे व्यवस्थाएं दे रहे हैं इस क्लॉज के अंतर्गत, इसको अपन समझने की कोशिश करते हैं। शायद अगर कोई क्वेश्चन आ गया तो कर लेंगे, वैसे यहाँ से पॉसिबिलिटी तो कम ही है। कोई बीमा पॉलिसी ऐसी पॉलिसी होनी चाहिए जो किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा जारी की गई है जो कोई प्राधिकृत बीमा करता है। ठीक है, तो भैया हम लोग ऑथराइज पर्सन के पास में जाके बीमा कराएंगे, हमसे थोड़ी आप बीमा करा लेंगे, विक्रम सर आप ही कर दीजिए बीमा, आप तो वकील भी हैं। नहीं, हमें बीमा एजेंट होना चाहिए, हमारे पास खुद का प्रमाण पत्र होना चाहिए, रजिस्टर्ड बीमा एजेंट, तो हम इंश्योरेंस कराएंगे। दूसरा, जो पॉलिसी के विनिर्दिष्ट व्यक्ति या व्यक्तियों के वर्ग का बीमा निम्नलिखित के विरुद्ध करता है। अब देखिए स्पेसिफाई लोगों के संबंध में बीमा करता है निम्नलिखित के विरुद्ध। किसके विरुद्ध करता है? देखिए अब बीमा कराएंगे तो बीमा कंपनी से क्या दिलाएंगे जी? कुछ मनी दिलाएंगे। मान लीजिए एक्सीडेंट हो गया, किसी की डेथ हो गई, हाथ पैर टूट गए, गाड़ी वाहन नुकसान हो गया, तो ये सब पेमेंट मिलेगा यहाँ पे। तो वही चीज़ यहाँ लिखी हुई है। किसी ऐसे दायित्व के जिसके द्वारा किसी मोटरयान में सवारी करने वाले किसी व्यक्ति की जिसके अंतर्गत मालों का स्वामी और प्राधिकृत प्रतिनिधि भी है, मृत्यु शारीरिक क्षति, अंडरलाइन कीजिए, मृत्यु शारीरिक क्षति के संबंध में सार्वजनिक स्थान पर मोटरयान के उपयोग से कारित या उससे संबद्ध उपबद्ध उद्धत होने वाले किसी पर पक्षकार की संपत्ति को होने वाले नुकसान के संबंध में, देखिए थर्ड पार्टी की संपत्ति को नुकसान के संबंध में उपगत किया जाए। अब तो कोई पैसेंजर के माल और मृत्यु या उपहति के संबंध में या किसी थर्ड पार्टी को संपत्ति के नुकसान के संबंध में कौन भरपाई करेगा? बीमा कंपनी। दायित्व किसका होगा? बीमा कंपनी का होगा। सेकंड, किसी परिवहन यान के किसी यात्री किसी माल के निःशुल्क यात्री को छोड़कर की मृत्यु शारीरिक या शारीरिक क्षति के जो सार्वजनिक स्थान पर मोटरयान के उपयोग से कारित या उससे उद्भूत हुई है। अब देखिए यहाँ लिखा है ये माल यान के निःशुल्क यात्री। अब क्या होता है, जैसे निःशुल्क यात्री का तात्पर्य क्या है? या तो गुंडाई के बल पे अपन निःशुल्क जाओ बसों में, या दूसरा कारण ये होता है कि जो स्टाफ वाली बसें होती हैं, मान लीजिए आप एक ड्राइवर हैं, कंडक्टर हैं, तो ये उत्तर प्रदेश रोडवेज पे चल रहे हैं,
तो एक दूसरी बस है जो स्टाफ की है, रोडवेज की है, तो उसका जो कंडक्टर आएगा तो आपकी गाड़ी से उसको घर जाना है, अपनी गाड़ी छोड़ के, आपका लास्ट नंबर है, तो वो पैसा थोड़ी देगा। ये निःशुल्क यात्री होती, कुछ सामान लेके जा रहा है, निःशुल्क माल लेके जा रहा है, यात्रा कर रहा है, तो ऐसे यात्री अगर मर जाते हैं उन्हें यहाँ पे एजेंसी नहीं देती। तो जितने भी ये प्राधिकरण होते हैं स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन, ये 1 रुपये इंश्योरेंस करते हैं प्रत्येक व्यक्ति का। आजकल प्राइवेट बसों में भी ये सुविधा है कि इंश्योरेंस होता है, टिकट के साथ ही 1 या 2 रुपये ज़्यादा ले लिए जाते हैं। ट्रेन में भी इंश्योरेंस होता है, आपको सबको पता है ये सब। इसका स्पष्टीकरण छोड़ दीजिएगा, आप ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, अपन को इतना पता चल गया है किस किस के लिए इंश्योरेंस में पैसा कवर होता है। आगे बढ़ते हैं सब क्लॉज 2 में। तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अंतर्वश किसी बात के होते हुए भी किसी व्यक्ति की मृत्यु या उसे हुई घोर उपत्ति के संबंध में पर पक्षकार बीमा के प्रयोजनों के लिए केंद्रीय सरकार बीमा विनियामक विकास प्राधिकरण के परामर्श से उपधारा 1 के अधीन किसी बीमा पॉलिसी के लिए एक आधारित प्रीमियम वहन करेगी और साथ ही ऐसे प्रीमियम के संबंध में बीमाकर्ता के दायित्व को भी वहन करेगी। तो प्रीमियम यहाँ पे राशि वहन करेगी, कितना राशि यहाँ पे भुगतान करेंगे अपन या निर्धारित करेंगे, ये प्रीमियम समझ लीजिएगा। तीसरा, कोई पॉलिसी इस अध्याय के प्रयोजनों के लिए तब तक प्रभावी नहीं होगी जब तक कि बीमाकर्ता द्वारा ऐसे व्यक्ति जिसके द्वारा पॉलिसी ली गई है पक्ष में बहत प्रारूप में ऐसा बीमा प्रमाण पत्र जारी न कर दिया गया हो जिसमें किसी ऐसी शर्त के संबंध में बहत विशिष्ट या अंतर्विष्ट हों जिनके अधीन पॉलिसी जारी की गई है और उसमें अन्य बहत विषय भी अंतर्विष्ट होंगे और भिन्न भिन्न मामलों में भिन्न भिन्न प्रारूप विशिष्टियाँ बहत की जा सकती। तो यहाँ पे देखिएगा कुछ भी चलेगा यहाँ पे, तो थोड़ा बहुत आप इसको अंडरस्टैंडिंग कीजिएगा। अपना सब क्लॉज 1 से लेना देना है, वो बताती है कि एक बीमा कंपनी की लाइबिलिटी क्या होती है, क्या भरपाई बीमा कंपनी करती है, उस चीज़ को आपको फोकस यहाँ पे करना है। आगे बढ़ते हैं सब क्लॉज 4। इस अधिनियम में अंतर्वेश किसी बात के होते हुए भी मोटर यान संशोधन अधिनियम 2019 के आरंभ से पूर्व जारी की गई कोई बीमा पॉलिसी समुदाय के अधीन विद्यमान निबंधनों पर जारी बनी रहेगी और इस अधिनियम के उपबंध इस प्रकार लागू होंगे मानो यह अधिनियम उक्त अधिनियम द्वारा संशोधित नहीं किया गया। पूर्ववत जो बातें हैं वो लागू यहाँ पर रहने वाली हैं, बस समुदाय के अधीन विद्यमान निबंधनों पर जारी किए जाएंगे। जो एग्रीमेंट होगा, जो स्टैंडर्ड कॉन्ट्रैक्ट होता है अपना, आप जानते हैं बीमा की समुदाय क्या है, स्टैंडर्ड कॉन्ट्रैक्ट के अंतर्गत आती है, तो उसमें जो शर्तें होंगी, जो कंडीशन होंगी, उसके अकॉर्डिंग फुलफिल किया जाएगा। 5वां, जहां इस अध्याय के अधीन बनाए गए नियमों विनियमों के उपबंधों के अधीन किसी बीमाकर्ता द्वारा कवर नोट जारी किए जाने पर यथा निर्दिष्ट समय के भीतर बीमा पॉलिसी जारी नहीं की जाती है, वहां कवर नोट बीमाकर्ता कवर नोट की विधिमानता की अवधि के अवसान के 7 दिन के भीतर इस तथ्य को रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी ऐसे प्राधिकारी को जैसे केंद्रीय सरकार बेहद कर आदि सूचित करेगा। अब देखिए, कवर नोट जारी कर दिया हमने कि आपका इंश्योरेंस कर रहे हैं, ऐसा आपको सूचित कर दिया, लेकिन इंश्योरेंस नहीं किया, तो क्या होगा? 7 दिन के भीतर इस तथ्य की जानकारी आपको रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी को अधिसूचित करनी पड़ेगी कि हुआ है कि नहीं हुआ। किसको? बीमा कंपनी को करना पड़ेगा 7 दिन के भीतर। कवर नोट जारी होने के 7 दिन के भीतर आपको हर हालत में ये सूचित करना ही पड़ेगा इंश्योरेंस के बारे में संबंधित अधिकारी को, या केंद्र सरकार जैसा बेहतर करें। तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अंतर्वश किसी बात के होते हुए इस धारा के अधीन बीमा पॉलिसी जारी करने वाला कोई बीमा करता किसी ऐसे दायित्व के संबंध में जो किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के वर्गों की दशा में पॉलिसी के अंतर्गत आना तात्पर्य है पॉलिसी में विनिर्दिष्ट ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों के वर्ग की क्षतिपूर्ति करेगा। तो पॉलिसी के अधीन जो व्यक्ति आते हैं कि जिनको पेमेंट किया जाएगा, तो उनकी क्षतिपूर्ति करने का बीमा कंपनी का यहाँ दायित्व है। ये आप थोड़ा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। कौन करेगा? बीमाकर्ता को यहाँ लायबिल माना गया, बीमाकर्ता क्षतिपूर्ति करेगा। तो देखिए यहाँ पे 2 से लेकर 6 तक में कोई रेशियो नहीं निकल रहा है, सिर्फ आपके लिए क्लॉज 1 इंपॉर्टेंट है कि इनकी लायबिलिटी क्या होती है। बीमा की लायबिलिटी होती मृत्यु, शारीरिक क्षति, थर्ड पार्टी की संपत्ति को नुकसान की भरपाई करना। ऐसे यात्री जो टिकट लेके बैठे हैं, निःशुल्क यात्रियों को छोड़कर उनकी मृत्यु, शारीरिक क्षति या अन्य सामान की भरपाई के लिए कंपनसेशन करना, ये इसका लायबिलिटी होती है, आपको ध्यान देना है। दायित्व और सीमाएं बताई गई हैं 147 में किसके? बीमा की। 148 में आ जाते हैं अपन। देखिए, व्यतिकारी देश में जारी की गई बीमा की पॉलिसी की विधि मान्यता। अब व्यतिकारी देश देख रहे हैं ना, मैंने आपसे कहा व्यतिकारी देश कौन सा है? भारत और बांग्लादेश के बीच बस चल रही है, एक एग्रीमेंट के तहत बस चल रही भारत सरकार के। तो ये
बांग्लादेश क्या हो गया, व्यतिकारी देश हो गया। भारत और नेपाल के बीच बस चल रही तो नेपाल क्या हो गया, व्यतिकारी देश हो गया। तो ऐसे देश जिनके बीच में ठहराव किए जाते हैं उन्हें व्यतिकारी देश की संज्ञा में रखा जाता है। अब विधि मान्यता क्या होगी, देखिए जहां भारत और अन्य व्यतिकारी देश के बीच ठहराव के अनुसरण में, देखिए भारत और नेपाल की बात अपन करते हैं, भारत और नेपाल के बीच एक ठहराव हुआ, करार हुआ है। व्यतिकारी देश में रजिस्ट्रीकृत मोटरयान किसी मार्ग या दो देशों के किसी सामान्य क्षेत्र के भीतर प्रचालित होता है। नेपाल का वाहन हमारे दिल्ली तक आता है, दिल्ली आता है, एक दो स्टेट और वो कवर करता है, वहाँ से होते हुए दिल्ली आता है। वो व्यतिकारी देश में यानों के उपयोग के संबंध प्रबद्ध बीमा पॉलिसी उस देश के में प्रबद्ध बीमा पॉलिसी की अपेक्षाओं के अनुपालन में है। अब हमारा जो नेपाल से यान हमारा दिल्ली तक चल रहा है, दिल्ली से नेपाल जा रहा है, नेपाल ओनर है उसका, उसकी इंश्योरेंस है वाहन का, कहाँ पे है, नेपाल में इंश्योरेंस है। तब धारा 147 अंतर्गत किसी बात के होते हुए भी लेकिन किन्हीं नियमों जो धारा 164 के अधीन बनाए जा सकते हैं के अधीन रहते हुए ऐसी बीमा की पॉलिसी सर्वत्र मार्ग है जिसके संबंध में ठहराव किया गया है, यदि बीमा की पॉलिसी श्रद्धा की अपेक्षाओं के अनुपालन में हो पर प्रभावी होगी। अब नेपाल में इंश्योरेंस है उस वाहन का और एक्सीडेंट कर देता है वो दिल्ली में, तो जो भी डैमेज होगा नेपाल की पॉलिसी कंपनी यहाँ देगी पेमेंट। यही हमारे देश के वाहन पर लागू होगा कि हमारा देश भी व्यतिकारी वाहन माना जाएगा, व्यतिकारी देश माना जाएगा किसी अन्य देश के संबंध में। हमारे वाहन का इंश्योरेंस होगा, मान लीजिए नेपाल वाहन गया तो जो पॉलिसी यहाँ पे लागू होगी इंश्योरेंस की, वही पॉलिसी वहाँ पे एक्सीडेंट या दुर्घटना के संबंध में लागू होगी, वो कंपनसेट किया जाएगा उसी पॉलिसी के अनुसार। ये धारा बताती है अपन को 148, इम्पोर्टेंट धारा है, ध्यान दीजिएगा। 145H में व्यतिकारी देश डिफाइन किया गया है, अपन ने देखा था। आगे बढ़ते हैं, बीमा कंपनी द्वारा निपटारा और उसके लिए प्रक्रिया। अब देखिए निपटारा और प्रक्रिया की प्रोसीजर क्या होती है, इसमें 149 में बताई गई। अगर आपसे इंटरव्यू में इस तरह पूछा जाता है तो इस तरह की धारा आपसे पूछी जा सकती है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ध्यान से सुनिएगा। वो बोलेंगे कि बीमा कंपनी अगर कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो कैसे निपटारा करती है बीमा कंपनी, कोई प्रोसीजर है इनकी, तो आपको यहाँ 149 थोड़ा शो करना पड़ेगा इंटरव्यू में। बीमा कंपनी या तो दावाकर्ता या दुर्घटना सूचना संबंधी रिपोर्ट के माध्यम से या अन्यथा दुर्घटना की सूचना प्राप्त होने पर ऐसी दुर्घटना के संबंध में दावों के निपटारे के लिए एक अधिकारी पदाभिहित करेगा। हमने बीमा कराया है, हमारा वाहन का एक्सीडेंट हो गया है, हम आपको सूचित करेंगे बीमा कंपनी को। हम नहीं करेंगे तो पुलिस वाले सूचित कर देंगे, कोई ना कोई सूचित करेगा। जहाँ पर कार्रवाई इस तरह की होगी तो ये क्या करेंगे, एक अधिकारी नियुक्त करेंगे। आप बताइएगा, जैसे ही एक्सीडेंट होता है तो जिसका वाहन होता है वो बीमा कंपनी को सूचित करता है या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा सूचित किया जाता है। रिपोर्ट के आधार पर प्राथमिकी दर्ज की गई तो उसके आधार पर सूचित किया जाता है। बीमा कंपनी क्या करती है, एक अधिकारी को पदाभिहित करती है, कोई उसका ऑफिसर रहता है, उसको इंचार्ज बनाती है कि जाओ इन्वेस्टिगेशन करके आओ। प्रतिकर के दावों के निपटारे की प्रक्रिया के लिए बीमा कंपनी द्वारा पदाभिहित अधिकारी 30 दिन के भीतर ऐसे ब्यौरे देते हुए ऐसी प्रक्रियाएं जैसी बहस की जाए का अनुसरण करने के पश्चात दावा अधिकरण के समय निपटारा करने के लिए दावाकर्ता को एक प्रस्ताव कर सकेगा। अब देखिए, मैंने दावा किया है कि मैंने इंश्योरेंस कराया था और एक्सीडेंट हो गया, ये डैमेज हो गया, इतनी भरपाई आप कीजिए, हमारी पॉलिसी है। तो ये क्या करेगा, 30 दिन के भीतर एक प्रपोजल बनाते हैं। पूरा नुकसानी करने के बाद एक प्रपोजल बनाता है, कौन, पदाभिहित अधिकारी प्रपोजल तैयार करेगा, दावाकर्ता को प्रस्ताव कर सकेगा, प्रपोजल ऑफर करेगा उसको निपटारा करने के लिए। क्या प्रपोजल होगा, तो 2 विकल्प देंगे उसको। कौन कौन से विकल्प, पहला विकल्प ये होगा, यदि दावाकर्ता जिसको धारा 2 के अधीन प्रस्ताव किया गया है, मतलब मेरा वाहन है, मेरा एक्सीडेंट हुआ है वाहन, तो मैं दावाकर्ता हो गया, आप बीमा कंपनी हो गए। अब दावाकर्ता जिसको प्रस्ताव किया गया है, प्रस्ताव किसने किया, पदाभिहित अधिकारी ने किया। ऐसे बीमा कंपनी के एजेंट ने हमें प्रस्ताव किया है कि वो 2 ऑफर हमारे पास रखना चाहता है। तो पहला ऑफर क्या है, ऐसा प्रस्ताव स्वीकार करता है तो दावा अधिकरण को निपटारे का एक अभिलेख तैयार करेगा और ऐसा दावा सहमति द्वारा निपटाया गया समझा जाएगा। बीमा कंपनी द्वारा समझौते का ऐसा अभिलेख प्राप्त होने की तारीख से अधिकतम 30 दिनों की अवधि के भीतर संदान किया जाएगा। वो कहता है लमसम चलो बात ख़त्म करो, आप तो
गाड़ी को एक्सीडेंट हुआ है, लगभग लग रहा है 18-20 हज़ार हुए, 20 हज़ार पर डन करो, आपको पेमेंट कर दिया जाएगा, आपसी सहमति से निपटा लो सुलह के आधार पर। एक प्रस्ताव ये है, आपने उसके प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया, चलो 18 का हुआ, 20 दे रहा है, चलो अपन डन कर देते, 30 दिनों के अंदर आपको पेमेंट हो जाएगा कंपनी की तरफ से। लेकिन थोड़ा अलग चीज़ है, अब बी क्लॉज क्या कहती है, ऐसा प्रस्ताव नामंजूर करता है, आपने कहा नहीं हम संतुष्ट नहीं हैं, कैसे 1-2 लोगों को जख्म भी हुए हैं, चोटें भी आई हैं, हड्डियां भी टूटी हैं और हमारी गाड़ी डैमेज हुई है, तो हमें नहीं लग रहा है 20,000 में हमारी भरपाई हो पाएगी, हम असंतुष्ट हैं इससे। तो ऐसे दावों का गुणागुण और न्याय निर्णय करने के लिए दावा अधिकरण द्वारा सुनवाई की तारीख नियत की जाएगी। हम क्या करेंगे, अब देखो बीमा एजेंट क्या करेगा, बीमा कंपनियों को ये डिस्क्रिप्शन दिया जाता है कि आप सस्ते में मामले सुलझा लो, ठीक है, तो वो कोशिश करेगा कि आप थोड़े बहुत पैसे ले लो और मामला ख़त्म करो, आपको हम एक आपसी समझौता कर लेते हैं, एक एग्रीमेंट लिख लेते कि आपका इतना लगभग खर्चा हुआ है, हम इतना पेमेंट कर रहे हैं, मान लीजिए 25,000 खर्चा हुआ, 20,000 दे पाएंगे हम, उसमें अपना घाटा होता है, हमें नहीं चाहिए, हमने अस्वीकार कर दिया आपके ऑफर को। अब ऑफर को अस्वीकार कर दिया तो एक दूसरा विकल्प है अपने पास में कि आप क्या करो, दावा अधिकरण के पास जाओ, दावा अधिकरण द्वारा सुनवाई की तारीख नियत की जाएगी। आप अस्वीकार करते हैं तो फिर आगे जाएगा मामला, प्रोसीडिंग चलेगा, मामला ट्रायल चलेगा दावा अधिकरण के बाद में। अब दावा अधिकरण में क्यों जाना है हमें, कैसे, यहाँ पे हम 25,000 नहीं, यहाँ पे 5 लाख भी मांग सकते हैं, ये निर्धारित नहीं, अनलिमिटेड पैसा मिल सकता है यहाँ पे जितना चाहे। सर अपना केस अच्छे से हैंडल करना है यहाँ वकील के द्वारा, तो यहाँ ज़्यादा पैसा अपन को मिल सकता है, ठीक है। 150 पे आ जाते हैं। ये प्रोसीजर आपको बताना है कि बीमा कंपनी जैसे ही एक्सीडेंट होता है तो बीमा कंपनी द्वारा निपटारा करने के संबंध में क्या प्रक्रिया बताई गई, 149 में क्या आप बताएंगे, तो आप इंटरव्यू में ये बताना पड़ेगा, थोड़ा इंपॉर्टेंट, इस तरह की बातें पूछ ली जाती हैं, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए, परपक्षकार जोखिमों की बाबत बीमाकृत व्यक्तियों के विरुद्ध निर्णयों पंचाटों को तुष्ट करने के बीमाकर्ता के कर्तव्य। तो यहाँ पे कुछ विशेष नहीं है इस धारा के अंतर्गत, अपन इसको पढ़ सकते हैं, कोई इशू नहीं है, लेकिन यहाँ पे आप बिल्कुल मेरे ख्याल से दिमाग ना लगाएं तो बेहतर है। मैं इसकी सिर्फ क्लॉज 1 पढ़ूंगा, कैसे कोई ओटी नहीं आना है यहाँ से, तो इसको थोड़ा अपन अंडरस्टैंडिंग करने की कोशिश करते हैं। ये कर्तव्य लाइबिलिटी क्या है, बीमाकर्ता के कर्तव्य कहाँ दिए गए, तो आपको बताना है 150 ओनली मार्जिनल याद रखना है आपको। क्लॉज 1 में इसको पढ़ के बताता हूँ, 2-3 ये काम की नहीं है। धारा 147 की उपधारा 3 के अधीन ऐसे व्यक्ति जिनके द्वारा पॉलिसी प्रभावी की गई है, देखो उपधारा 3, प्रस्ताव स्वीकार अस्वीकार 2 चीजें हैं, के पक्ष में बीमा प्रमाण पत्र जारी करने के पश्चात ऐसे दायित्व जो पॉलिसी के निबंधनों द्वारा समावेश दायित्व के होते हुए जो धारा 147 की उपधारा 1 के खंड बी के अधीन या धारा 164 के उपबंधों के अधीन पॉलिसी द्वारा समावेश किए जाना अपेक्षित है। 1 बी और 164 के उपबंधों के समावेश किया जाना अपेक्षित है की बाबत निर्णय या पंचायत पॉलिसी द्वारा बीमाकृत व्यक्ति के विरुद्ध अभिप्राप्त किया जाता है, तब इस बात के होते हुए भी कि बीमाकर्ता पॉलिसी को विवर्जित, परिवर्जित या रद्द करने या परिवर्जित या रद्द किए जा सकने का हकदार हो सकेगा। बीमाकर्ता इस धारा के उपबंधों के अधीन रहते हुए पंचायत के अधीन फायदे के हकदार व्यक्ति को उसके अधीन दे बीमाकृत राशि से अनधिक राशि का तो दायित्व की बाबत लागतों के संबंध में दे रकम के साथ और ऐसी राशि पर निर्णयों पर ब्याज से संबंधित किसी अधिनियमितों के आधार पर दे ब्याज के साथ किसी राशि का, इस प्रकार मानो वह व्यक्ति निर्णीत ऋणी था संदाय करेगा। अब बीमाकर्ता कैसे करेगा, इस प्रकार मानो वह व्यक्ति निर्णीत ऋणी था संदाय करेगा। जैसे मान लो आपका पैसा वो पहले से ही दे रखा था, निर्णीत ऋणी कौन होता है, मूल ऋणी का ऋणी कौन होता है, निर्णीत ऋणी होता है, मूल ऋणी का ऋणी, मूल ऋणी का ऋणी। जैसे आपने किसी को कर्ज दे रखा है और उससे आपको वसूलना है, ठीक है, तो ये माना जाएगा आपका हक बनता है उस पर, तो आप मूल ऋणी के ऋणी हो गए। ऐसा है कि ऐसे रुपए आपके पास पहले से ही थे जो आपसे वसूल किए जाएंगे। बस सीपीसी में इस कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे जब कभी रेगुलर क्लास में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ बस इतना ही समझिएगा कि पूरी लाइबिलिटी बीमा वाले की होती है, बीमाधारी की होती है, और बीमाधारी को क्या किया जाता है, बीमा कंपनी द्वारा पूरी लाइबिलिटी दिया जाता है। ये मान के दिया जाता है जैसे उसने ऋण ले रखा हो, उससे वो ऋण की भरपाई करनी हो, ये बस यहाँ पे सब।
और और पंचायतों को तुष्ट करने की बीमाकर्ता में क्या कर्तव्य है कि सारा पेमेंट आपको करना पड़ेगा, बीमाकर्ता को, बीमा कंपनी को सारा पेमेंट करना पड़ेगा। मार्जिनल नोट आप याद रखिएगा। आगे कुछ नहीं पढ़ रहे अपन, कोई में भटकाव ज़्यादा है, कोई मतलब नहीं है इसको पढ़ने से, और कोई ओटी भी यहाँ से क्लोज नहीं होगा अपना। बड़ी धारा है, सारी चीज़ें छोड़ दीजिए, आपको ऐसा लगे पढ़ सकते हैं आप, लेकिन कोई काम का नहीं। हम पिछले 2 बार इसको पढ़ चुके हैं, कोई हल नहीं निकला है इन धाराओं में। इसी तरह की धारा 151 है, इसमें भी अपन को पहला क्लॉज ही पढ़ना है। बीमाकृत के दिवालिया होने पर बीमाकर्ता के विरुद्ध परपक्षकार के अधिकार। अब बीमाकृत मतलब मैं हूँ, मैं दिवालिया हो गया हूँ। अब बीमाकर्ता के विरुद्ध परपक्षकार के अधिकार, थर्ड पार्टी के अधिकार क्या होंगे बीमाकर्ता के विरुद्ध, तो इसको ये इंडिकेट करती है। ओनली मार्जिनल नोट पढ़ना है, मार्जिनल नोट पूछी जाएगी एग्जाम में। फर्स्ट क्लॉज पढ़ते हैं। जहां बीमा की किसी संविदा के जो अध्याय के उपबंधों के अनुसार प्रभावी होती है, किसी व्यक्ति का ऐसे दायित्वों के विरुद्ध जो वह परपक्षकार के प्रति उपगत कर सकता है, बीमाकृत किया जाता है। थर्ड पार्टी के संबंध में बीमा किया गया कि आपके वाहन से अगर किसी तीसरे व्यक्ति को क्षति होती है तो बीमा कंपनी पेमेंट करेगी, थर्ड पार्टी बीमा। व्यक्ति के दिवालिया होने या उसके लेनदारों के साथ प्रतिकर का ठहराव किए जाने की दशा में, दिवालिया हो गया है व्यक्ति, या जो लेनदार हैं उनके साथ एक एग्रीमेंट कर लिया है उसने कि इतना पेमेंट दे देंगे हम आपको। जैसे मान लीजिए जो विक्टिम व्यक्ति है उससे आप मेल जोल कर लीजिए, वो 10 लाख मांग रहा है, आप 2, 4, 5 लाख में सेटिंग बना लीजिए, उससे पेमेंट दे दीजिए, तो एक ठहराव हो गया आपका। जहाँ बीमाकृत व्यक्ति एक कंपनी है, कंपनी की बाबत परिसमापन के आदेश किए जाने या स्वेच्छित परिसमापन संकल्प पारित किए जाने या कंपनी के कारोबार के रिसीवर पर सम्यक रूप से नियुक्त किए जाने या प्रभार के अधीन समावेश संपत्ति के विलोमान प्रभाव द्वारा प्रतिभूति डिबेंचरों के धारकों द्वारा या उनकी ओर से कब्जे में लिए गए की दशा में। कंपनी है, बीमाकृत व्यक्ति, कंपनी का परिसमापन हो गया है, कोई अन्य परिस्थिति पैदा हो गई है, व्यक्ति दिवालिया हो गया है या ठहराव हो गया है लेनदारों के बीच में और व्यक्ति के बीच में, और कंपनी परिसमापन हो गया, मतलब कंपनी का खत्म हो गई है कंपनी के हिसाब से। यदि उस घटना के पहले या पश्चात बीमाकृत व्यक्ति द्वारा अवगत किए गए ऐसे दायित्व की बाबत संविदा के अधीन बीमाकर्ता के विरुद्ध उसके अधिकार विधि के उपबंध के प्रतिकूल बात के होते हुए भी परपक्षकार जिसके द्वारा दायित्व इस प्रकार उपगत किया गया था को अंतरित और उसमें निहित हो जाएंगे। अब देखिए, दायित्व अंतरित किया गया था, परपक्षकार जिसके द्वारा दायित्व इस प्रकार उपगत किया गया था को अंतरित या उसमें निहित हो जाएंगे। तो जो लाइबिलिटी है वो थर्ड पार्टी को चली जाएगी घटना के पहले या पश्चात। बीमाकृत व्यक्ति द्वारा उपगत किए गए दायित्व की बाबत समुदाय के अधीन बीमाकर्ता के विरुद्ध उसके अधिकार विधि के उपबंध प्रतिकूल बात के होते हुए परपक्षकार जिसके दायित्व इस प्रकार उपगत किए गए अंतरित और निहित हो जाएंगे। अब देखिए, हम अपना कॉन्सेप्ट बताते हैं। मैंने इंश्योरेंस कराया, मैं बीमाकृत हूँ, मेरे संबंध में इंश्योरेंस हुआ है, आपने बीमा किया है, एक थर्ड पार्टी सी की बात हो रही है, हम दिवालिया हो गए हैं, तो जो पैसा मुझे मिलना चाहिए बीमा कंपनी से, अब वो मैं नहीं वसूल पाऊंगा, ये डायरेक्ट वो वसूल पाएगा। कैसे? दिवालिया आदमी तो कोई ट्रांजैक्शन कर ही नहीं सकता है, हर तरह से लैप्स हो जाता है, जीरो हो जाता है, कोई ट्रांजैक्शन नहीं, ना कोई लेने का अधिकार है, ना कोई साइन करने का, सारे अधिकार खत्म हो जाते हैं उसके। तो ये थर्ड पार्टी जिसको नुकसान होगा है, थर्ड पार्टी और बीमा कंपनी के बीच में ट्रांजैक्शन होगा। कहने का तात्पर्य धारा यही बताती है कि थर्ड पार्टी और बीमा के बीच, कंपनी के बीच में ऐसे ट्रांजैक्शन होगा कि बीमाकृत कौन हो? थर्ड पार्टी बीमाकृत हो। ये आपको यहाँ पर ध्यान देना है। तो ऐसे अंतरित हो जाएगा वो ट्रांजैक्शन के मानो थर्ड पार्टी और बीमा कंपनी के बीच में समझौता हुआ है जिसको भरपाई करना है बीमा कंपनी, और बीच वाला व्यक्ति खत्म हो जाएगा। फिर यहाँ केस ही नहीं कर पाएगा थर्ड पार्टी। कैसे केस करेगा? मोटरयान के स्वामी को जो दिवालिया ऑलरेडी हो चुका है, उससे कैसे वसूल करेगा? उस पर तो केस हो ही नहीं सकता ना। अब ये कंडीशन है, तो यहाँ पे अपन केस किस पे करेंगे? बीमा कंपनी पर केस करेंगे, थर्ड पार्टी। ये चीज़ बताती है बीमाकृत के दिवालिया होने पर बीमाकर्ता के विरुद्ध परपक्षकार के अधिकार कैसे होंगे? ऐसे होंगे जैसे मूल स्वामी के अधिकार होते हैं। फिनिश। 2 छोड़ेंगे, सब क्लॉज 3 में आ जाएंगे, 152 में आ जाएंगे। बीमा के संबंध में सूचना देने का कर्तव्य। अब ये भी ध्यान दीजिएगा, 152 यहाँ पे सूचना देने का कर्तव्य बताती है। ये अपन को छोड़ देना है, नहीं पढ़ना है। 153 में आ जाएंगे, बीमाकर्ता और बीमाकृत व्यक्तियों के बीच समझौता।
अब बीमा करता और बीमाकृत व्यक्ति, मतलब मैं स्वामी हूँ और आप बीमा कंपनी है, हम दोनों के बीच समझौता हो गया है। उसका बताती है क्लॉज 1 और 2, इसकी थोड़ा बहुत पढ़ने लायक है। देखिए, बीमाकर्ता द्वारा धारा 147 की उपधारा 1 के खंड बी में निर्दिष्ट प्रकृति के किसी दायित्व के संबंध में पर पक्षकार द्वारा किए जा सकने वाले दावे की बाबत किया गया समझौता विधिमान नहीं होगा जब तक कि पर पक्षकार समझौते का एक पक्षकार ना हो। देखिए, जब तक थर्ड पार्टी पक्षकार ना हो, जब तक समझौता विधिमान नहीं होगा। दूसरी बोलती, दावा अधिकरण सुनिश्चित करेगा कि समझौता सद्भाविक है और